नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और अब तक आपने मुझे मुंबई अंडरवर्ल्ड के किस्से कहानियां सुनाते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं आज लक्ष्मण जी की नगरी लखनऊ में हूं और मेरे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे जी। राजेश पांडे जी की एक किताब जल्द ही आ रही है या रिलीज हो चुकी है, आप अमेजॉन पे खरीद सकते हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन बजूका। और यह किताब लिखी गई है श्री प्रकाश शुक्ला नाम के एक गैंगस्टर को लेकर, उसका किस तरह से एनकाउंटर हुआ था और साथ में उसकी पूरी कहानी, उसका आपराधिक रिकॉर्ड किस तरह का रहा, कैसे वो अपराधी बना, वो तमाम चीजें हैं। जो लोग अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई किस्से कहानियां सुनना पसंद करते हैं, अपराध की कहानियों में रुचि रखते हैं, उन्हें श्री प्रकाश शुक्ला का नाम जरूर पहले सुना होगा। श्री प्रकाश शुक्ला पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, शहर, रंगबाज जैसी, लेकिन उनमें काफी कुछ काल्पनिक भी था। लेकिन असली कहानी आपको राजेश पांडे जी अपनी किताब में बताएंगे। और राजेश पांडे जी ने अपनी उंगलियां जो है श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के वक्त अपनी रिवॉल्वर पर चलाई थी, लेकिन इस बार उनकी उंगली चली है श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी पर कलम चलाने के लिए। तो वो किताब आप जरूर पढ़ेंगे। तो उसी किताब के सिलसिले में हमें मौका मिला है कि हम पांडे जी से बात करें। तो सर, आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक 25 साल का लड़का किस तरह से इतना बड़ा अपराधी बन गया और उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने मुख्यमंत्री तक को मारने की सुपारी ले ली। उसके बारे में बताया जाता है कि उसने कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली थी, वो एक मंत्री की हत्या कर चुका था और कई लोगों का उसने अपहरण किया था। तो ये एक लड़का इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? वैसे तो बहुत कुछ आपने अपनी किताब में लिखा है, लेकिन संक्षेप में अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपका लखनऊ के इस जगह पे, लखनऊ की इस धरती पे स्वागत है। आपसे मैं बहुत दिन से टेलीफोन से और बाकी माध्यमों से जुड़ा रहा हूँ। हम दोनों के कॉमन मित्र हैं सुनील मेहरोत्रा जी, उनके थ्रू जुड़ा रहा हूँ। और आपकी जो क्राइम से रिलेटेड और आपका खासकर जो मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसकी कवरेज जब आपने की थी, उस ज़माने में मैं कोसोवो में हुआ करता था यूनाइटेड नेशंस के डिपुटेशन में। तब से मैं देख रहा हूँ आप जो लिखते हैं उसको भी, जो बोलते हैं उसको भी। आपकी किताबें, आपने बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं और आपके लेखन की जो कला है वो दो कलाएं एक साथ। आप बोलते भी बहुत अच्छा हैं। कितने लंबे समय तक आप एबीपी में जुड़े रहे, आपको लोग दर्शक देखते रहे और उसके बाद आप लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस लिख रहे हैं। पॉलिटिक्स पे एक आपने शिवसेना की पॉलिटिक्स पे किताब लिखी थी, मुझे ध्यान है जब उसकी लॉन्चिंग हुई थी तो सबसे बड़ी बगावत वो लिखी थी और तमाम उसके रिव्यूज़ भी मैंने पढ़े थे। आपने जो ये जितेंद्र भाई पूछा है कि श्री प्रकाश इतनी कम उम्र में कैसे इतना उसने नाम कमा लिया या कैसे वो इतना बड़ा डॉन हो गया, कैसे वो इतना बड़ा गैंगस्टर हो गया, तो देखिए बहुत 3-4 प्रिंसिपल्स उसने जो क्राइम के हैं वो फॉलो किए। पहली बात, उसके गैंग में या उसकी टीम में कभी 3 से अधिक व्यक्ति नहीं रहे। जितने भी उसने बड़ी हत्याएं की या बड़ी किडनैपिंग की, उसमें बस वही 3 आदमी थे। बाकी जो उसने अपने साथ लोगों को जोड़ा, वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, रैकी करने के लिए, उसके शब्दों में उसको कुंडली निकालना कहते थे। किसी आदमी के बारे में अगर उसे पूरी जानकारी चाहिए, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, उसको थ्रेटन करने के लिए, उसके दिमाग पर जोर डालने के लिए और उसे अपने कब्जे में लेने के लिए, तो एक जो लड़के यहाँ पर पढ़ते हैं, गोरखपुर के हैं, आसपास के हैं, उसके जानने वाले हैं या उसके संपर्क में आए हैं, उनको सवेरे वो बता दिया करता था टेलीफोन से कि साहब फला फला आदमी की कुंडली निकाल दो। और उसके इशारे को उसके जो लड़के थे इस तरह के, वो खूब समझते थे। उनके पास कोई रिवॉल्वर, कोई पिस्टल, कोई अवैध असलहा ये नहीं होता था। गाड़ियों के कागज बिल्कुल पूरे होते थे, कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता था। वो अपना सवेरे मोटरसाइकिल लेके उसका पीछा करते करते 1 दिन में, 2 दिन में, और पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके और वो बता दिया करते थे श्री प्रकाश को। फिर श्री प्रकाश अपने टारगेट को फ़ोन करता था कि तुम 7:55 पे निकले और यहाँ गए, तुम्हारे
ये शर्ट पहने थे, ये पैंट पहने थे, तुम्हारे साथ ये लड़का था, तुम पान की दुकान पे रुके थे, तुम फला जगह कपड़ा खरीदने रुके थे। ऐसी माइनर डिटेल वो उसको बताता था। वो कहता था कि मैं पास में ही था, मैंने तुमसे पैसे के लिए कहा था, तुमने नहीं दिया, मैं चाहता तो तुम्हें वहीं गोली मार देता, और मैं फिर से अंतिम बार कह रहा हूँ कि ये इतना इतना पैसा दे दो वरना मारे जाओगे। तो अल्टीमेटली उस आदमी को भी ये बड़ा ताज्जुब होता था कि इतना, इसका मतलब कि ये हमारे पीछे था कहीं, इसका मतलब कि ये हमको परसू कर रहा था, इसका मतलब कि ये जब चाहता मुझे मार देता। तो इस तरह से धीरे धीरे करके ये लड़के उसके साथ जुड़ते गए, लेकिन ये रैकी करने वाले लड़के थे। दूसरा उसने जो किया, सबसे अच्छे हथियारों का यूज़ किया। AK-47 उस समय बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर गैंग्स के पास हुआ करती थी, लेकिन उसने बिहार से ये मैनेज की। AK-47, .45 की पिस्टल, 9mm की अच्छी पिस्टल्स, जितनी हथियार हो सकते हैं एक्यूरेट, जिनकी एक्यूरेसी रेट बहुत अच्छा हो, सारे हथियार उसने रख लिए। तीसरा ये है कि बहुत ही प्रिसीजन से वो किया करता था अपनी हत्याएं। चौथा, जो काम एक गोली में होता है उसमें 100 गोलियां, ये उसका शगल था। वो ताकि आप उसमें ताकि दहशत फैल जाए। क्राइम शुरू किया उसने रेलवे के टेंडर से। गोरखपुर रेलवे का हेडक्वार्टर था, कैचमेंट एरिया बिहार का था, वहाँ 2 बाहुबली पहले से थे, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही। वो आपस में बांट लिया करते थे टेंडर्स, और कुछ लोगों को जो इसके संपर्क में थे उनको ये टेंडर्स 10%, 20% पे लेना पड़ता था। इसने सोचा कि क्यों न ये इन लोगों को मार के, या इन लोगों को हटा के, या इन्हें डरा के, या इन्हें धमका के ये टेंडर हम हासिल कर लें, और यहीं से उसने अपराध शुरू किया। और नाम उसका तब बहुत हुआ जब उसने वीरेंद्र शाही को यहीं लखनऊ में इंदिरा नगर में 100 गोलियां मारी थी, दिन में 11 बजे मारी थी। स्प्रिंगडेल स्कूल बगल में था, उस दिन उसका रिजल्ट डे था। 300-400 बच्चे और उनके पेरेंट्स, 500-600 लोगों ने नंगी आंखों से उसकी करतूत को देखा था। ऐसी दहशत फैल गई कि यहाँ शाम के समय हजरतगंज जैसी बड़ी मार्केट 8 बजे बंद हो जाया करती थी, यहीं घूमता रहता था। फिर जब उसने दूसरा किया ब्रिज बिहारी प्रसाद को पटना में जो, जैसे हमारे यहाँ PGI है, वहाँ बड़ा इंदिरा गांधी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट शायद कहते हैं उसको, वहाँ उसके लॉन में उसे मारा था। और उस समय मारा था जब उसके पास 15-20 सुरक्षाकर्मी थे, सब असलहों से लैस थे। बहुत ही नाटकीय तरीके से मारा था, मैंने अपनी किताब में इसको बताया है। सर, तो उसमें क्या, उसको इतना बड़ा बनने में क्या राजनेताओं की भी भूमिका थी? वो भी उसका इस्तेमाल कर रहे थे और इसके लिए उसको इस तरह से उसके हौसले बुलंद होते गए क्योंकि उनके संपर्क में था, उनका वरदहस्त उनको प्राप्त था। देखिए, उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, वो बहुत ज्यादा किसी नेता के या उनके, ये ठीक है कि उसका लोगों ने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया और अपने एंड में किया, क्राइम के लिए किया, लेकिन वो चूंकि खुद भी बहुत महत्वाकांक्षी था राजनीति में जाने के लिए। जैसे उसका ये कहना था कि ऐसा कर दूंगा कि मेरे खिलाफ कोई नॉमिनेशन नहीं भरेगा। गोरखपुर का वो जो चिलुआ ताल का इलाका है जहाँ से हरिशंकर तिवारी जी विधायक हुआ करते थे, वो उसी को उसने टारगेट किया था और ये कहा था कि मेरे खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी नॉमिनेशन करने की। तो उसके अपने पॉलिटिकल, वो नहीं चाहता थी कोई किसी पॉलिटिकल या राजनीतिक छत्रप के नीचे रह के उसके लिए काम करके और मेरी इस तरह की छवि बने कि मैं फलां का आदमी हूँ, और थी भी नहीं, ऐसी कोई छवि उसकी नहीं थी, इंडिपेंडेंट था। और उसने जितना क्राइम किया यहाँ पे, और वो हर तरह के, हर उसके लोगों के। सर, श्री प्रकाश शुक्ला का खेल जो है यूपी एसटीएफ ने खत्म किया। जो श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी है वही यूपी एसटीएफ की संस्थापना की भी कहानी है। बिल्कुल, आप उसके संस्थापक सदस्य थे, उसके जब वो गठित हुआ ये फोर्स तब से आप उससे जुड़े रहे, और ये ऐसी फोर्स थी जो सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने के लिए बनाई गई थी। ऐसा इतिहास में बहुत ही कम देखने मिला है कि किसी एक शख्स को पकड़ने के लिए जो है पुलिस कोई स्पेशल स्क्वाड गठित करती है। हमने दक्षिण में देखा कि किस तरह से वीरप्पन को पकड़ने के लिए 2-3 राज्यों ने मिलकर जो है एक स्पेशल फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी। वैसा ही कुछ ये इतना बड़ा अपराधी बन गया था कि श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बनाई गई। उसकी कहानी क्या है वो संक्षेप में बताएं। देखिए, अपराध दर अपराध वो कर ही रहा था। वीरेंद्र शाही को यही मारा, दिलीप होटल में एक AK-47 से अपने विरोधियों को मारा था। उस समय विधानसभा चल रही थी, विधानसभा से 100-150 कदम की दूरी पे ये होटल था। कहा यह जाता है कि उस समय जब AK-47 की तड़तड़ाहट हो रही थी
विधानसभा तक इसकी गूंज आई थी। मैं उस समय यहीं तैनात था। उसके बाद फिर यहाँ जो सबसे बड़े मेडिकल के जो दवाइयों के डीलर थे, सोलोमन एंड सोलोमन, के रस्तोगी साहब, उनके बेटे कुणाल रस्तोगी को किडनैप करने के लिए के रस्तोगी को उसने मार दिया, कुणाल की किडनैपिंग कर ली। ये ऐसी 4-5 घटनाएं 2 महीने के भीतर हुई कि बिल्कुल ऐसा लग गया कि जैसे अब बड़ा मुश्किल है यहाँ लखनऊ में भी लोगों का रहना। उसके अपराध उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, बिहार के अलग अलग ज़िलों में थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेट करती थी, सब अपने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करते थे। उसी समय ऐसा लगा कि एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो समेकित रूप से इसके सारे अपराध को इकट्ठा करके और एक टीम लगा के इसका पीछा किया जाए। देखिए, आवश्यकता हमेशा आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता ऐसी हुई क्योंकि उसके पहले ना तो इस तरह का कोई क्राइम था और ना ही इस तरह के क्रिमिनल थे। तो इस तरह से चारों तरफ हाहाकार मचने के बाद ये तय हुआ कि सिर्फ इसी काम के लिए, और एसटीएफ का ओरिजिनल गठन 6 महीने के लिए ही हुआ था। जो शासकीय आदेश जारी हुए थे वो ये था कि 6 महीने के भीतर इस गैंग के विरुद्ध कार्रवाई करके इसके विरुद्ध इसके गैंग मेंबर्स को न्यूट्रलाइज किया जाए या इस गैंग को ख़त्म किया जाए, इसकी दहशत को ख़त्म किया जाए। तो ये पूरी प्रोसेस 6 महीने की थी। लेकिन उसके बाद सक्सेसफुल होते गए हम लोग, और बड़े और गैंगस्टर्स, कलकत्ता में एक बबलू श्रीवास्तव के पूरे गैंग से इनकाउंटर हुआ और बड़े बड़े गैंगस्टर इस बीच में। फिर इसको धीरे धीरे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, फिर इसे परमानेंट कर दिया। आज इसका ऑफिस देख लिए, बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस है। प्रदेश के कम से कम 15-20 जिलों में उसकी ब्रांचेज हैं और एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही। तो उस समय तो इसी के लिए ये बनाया गया था। देखिए, जितनी तेजी से अंडरवर्ल्ड में श्री प्रकाश शुक्ला बड़ा हुआ था, उतने ही झटके में उसका खेल खत्म ही हुआ, और उसके खेल खत्म करने में राजेश पांडे जी ने एक अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन वो किस तरह से पुलिस के ट्रैप में आया था और कैसे उसकी कहानी खत्म हुई, वो भी किस्सा बड़ा दिलचस्प है, लेकिन मैं वो आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी ऑपरेशन बजूका, जो पांडे जी ने लिखी है। तो उस किताब को जरूर पढ़िए और कमेंट बॉक्स में उसका रिव्यू डालिएगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर भी। और पांडे जी एक बड़े किस्सा गोरी है, इनका अपना एक बहुत ही सफल यूट्यूब चैनल है जिस पर वो अपराध से जुड़ी हुई कई किस्से कहानियां सुनाते हैं। तो उस पर भी उसका रिव्यू, अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें, हमें इंतजार रहेगा जानने का। तो राजेश जी, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम लोग इतने सालों से एक दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन प्रत्यक्ष मुलाकात जो है हमारी आज हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस जैसे किस्से कहानियों को सुनने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहे। और एक बात मैं आपको बता दूं राजेश जी के बारे में, भले ही इन्होंने महाराष्ट्र पुलिस में कभी सेवा नहीं की हो, लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड की भी अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, और मुंबई के कई बड़े नाम जो है, कई बड़े गैंगस्टरों को पकड़वाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो आज ये कैमरे पर हमारे से वादा करेंगे कि अगली बार जब भी ये मुंबई आएंगे या फिर मैं लखनऊ आऊंगा, तो ये मुंबई अंडरवर्ल्ड का कोई दिलचस्प किस्सा जरूर सुनाएंगे। बिल्कुल सुनाऊंगा, आऊंगा। तमाम ऐसे ऑपरेशन जिसमें दिल्ली की, मुंबई की जो आपकी क्राइम ब्रांच है, तमाम वहाँ के बड़े अधिकारी हैं। उस समय 90s में जैसे लोग बहुत परेशान हुआ करते थे क्राइम से, तो वो आते थे, उनकी मदद की गई, और इसलिए बहुत ढेर सारे क्रिमिनल यहीं के वहाँ जाके बड़ा नाम उनका हो गया। आजमगढ़ से आप जानते हैं, तो इसलिए उनके बारे में भी तमाम जानकारी है। जब कभी आऊँगा तो मैं ज़रूर आप जिस पर्टिकुलर किस्से की बात कर रहे हैं उसका जिक्र करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का किस्सा। जुड़े हैं जितेंद्र दीक्षित स्टोरी से। धन्यवाद।